नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां हो रहे पंचायत चुनाव में आज पूरे प्रदेश में जबरदस्त हिंसा, मारपीट और हंगामा हुआ। कई जगह गोलियां और हथगोले भी चले। ज्यादातर जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को नामांकन नहीं करने दिया और पर्चे फाड़ दिए। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। यह सीतापुर का कसमंडा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर लखनऊ दिल्ली हाईवे का यह नजारा है। ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार मुन्नी देवी पर्चा दाखिल करने जा रही थी। वहां बीजेपी के विधायक और उनके समर्थक खड़े थे। आपस में संघर्ष हुआ। वहां चलती हुई गोलियों और हथगोलों के बीच पुलिस खुद अपनी जान बचाती दिखी। अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको कोई चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। और ये लखीमपुर के पसगवां में एक औरत की इज्जत उतारी जा रही है। ये अनीता यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रितु सिंह की प्रस्तावक हैं। और ये देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह की गाड़ी समझकर सपा एमएलसी शशांक यादव की गाड़ी रोक ली गई, लेकिन रितु सिंह इन्हें चकमा देकर पर्चा दाखिल करने पहुंची तो आरोप है कि उनका पर्चा छीन लिया गया। भाजपा की सांसद रेखा वर्मा, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह मोमदी और श्याम किशोर अवस्थी भाजपा नेता और भाजपा के कम से कम 100-150 कार्यकर्ता नामांकन स्थल के अंदर मौजूद थे। वीडियो के कमरे में ही उन लोगों ने हाथापाई शुरू करी। बाहर जब हम लोग निकल के आए तो महिला प्रत्याशी हमारी रितु सिंह, इनकी साड़ी पूरी उतार दी गई, ब्लाउज फट गया, सिर्फ पर्चा छीनने के लिए। और अब लखीमपुर में लाइव अपहरण देखिए। भाजपा के राज में क्या हो रहा है। नामांकन करने जा रहे कांग्रेस समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजन यादव का अपहरण हो रहा है। उनको साथ लेकर आए कांग्रेस नेता सैफ अली चिल्लाते ही रह गए। बाद में पुलिस उसे आगे से छुड़ा कर लाई। ये देखिए, सब लोग देखिए, ये देखिए, ये प्रस्तावक देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी, ये जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक का नजारा है। एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के लोगों की गाड़ियों पे हमला कर उन्हें चकनाचूर कर दिया गया है। गाड़ी में आए लोगों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया, सड़क पे पड़े हैं। यहां झगड़ा बीजेपी के 2 विधायकों के समर्थकों के बीच हुआ। हमें तो लगता है कि इसमें सारी भूमिका, चूंकि इसके पहले भी हमको मना किया जाता है चुनाव से कि वह चुनाव मत लड़िए, क्योंकि हम उनके समर्थक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, सारा संचालन हम ही करते हैं और इसी नीयत से इसमें जो यहाँ के विधायक हैं उन्हीं के साथ ये सारा खेल चल रहा है। सारे दिन यूपी के अलग अलग हिस्सों से चुनावी हिंसा की खबरें आती रहीं। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक को गोली लगी। बुलंदशहर में जबरदस्त मारपीट और लाठीचार्ज हुआ। अयोध्या में सपा और भाजपा में पथराव मारपीट हुई। हरदोई में मारपीट हुई। बीजेपी पे नामांकन से रोकने का आरोप लगा। आजमगढ़ में मारपीट, लाठीचार्ज, बीजेपी विधायक पर हमले का आरोप लगा। बहराइच में बीजेपी पे नामांकन से रोकने का आरोप लगा, मारपीट हुई। सिद्धार्थनगर में सपा सरकार के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद की गाड़ी तोड़ी गई, नामांकन पत्र छीना। संभल में सपा समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई। रायबरेली में सपा उम्मीदवार का पर्चा छीना गया। बदायूं में सपा उम्मीदवार का पर्चा फाड़ने का वीडियो वायरल हुआ। मैनपुरी में सपा और बीजेपी में झड़प हुई, गाड़ियां टूटी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सपा का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को नामांकन नहीं करने दिया गया, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि जहां भी गड़बड़ी हुई है कार्रवाई होगी। ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं 2 पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है। लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है।
इतने बड़े पैमाने पे हिंसा और अराजकता, यह उसकी नाकामी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सेना के लिए गोला बारूद से लेकर तोप मिसाइल तक बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कामगारों ने सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ काला दिवस मनाया। 41 कारखानों में काम करने वाले करीब 74,000 कर्मचारी कारखानों के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ हैं और रही सही कसर इस अध्यादेश ने पूरी कर दी। कानपुर, पुणे, कोलकाता, औडी, नालंदा, शिमला, चेन्नई, नागपुर, कटनी और कपूरथला सहित देश भर में 41 जगहों पर मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों ने गुरुवार को काले बैज लगाकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, अध्यादेश को काला कानून बताया, निगमीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। रेलवे से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी इनके समर्थन में प्रदर्शन किए। हमारी आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो ये काला अध्यादेश लाया गया है, हम इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और यह एक अजीब संयोग है कि ऐसा काला कानून लाने वाले मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के माननीय मंत्री जी कल अपने पदभार से मुक्त हो गए। इसे हम एक अजीब संयोग भी मानते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों के गुस्से की बड़ी वजह है 30 जून को लाया गया आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश 2021। इस अध्यादेश की वजह से कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल करने पर 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। किसी और को उकसाने पर भी 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इसके जरिए उनके विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। सभी बार हमारा तो सेना ने जीत गया ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का माल को यूज करके। उस ऑर्गेनाइजेशन को इस सरकार निगमीकरण का नाम पर, कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर 7 टुकड़ा कर दिया। सरकार का उद्देश्य है इसको कॉर्पोरेटाइज करके जल्दी से जल्दी इसको प्राइवेटाइज भी कर सकता है, इसको बंद भी कर सकता है। ये देश का सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। कर्मचारी पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ हैं। उनको लगता है इसी बहाने सरकार इन कारखानों को निजी हाथों में बेच देगी। सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष समिति देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और रक्षा मामलों के संसदीय समिति के सदस्यों को भी चिट्ठी लिखेगा। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री महोदय बताते थे कि पीएसयूज का जन्म खत्म करने के लिए होता है, आत्महत्या के लिए होता है। आज यही प्रधानमंत्री महोदय अपने मित्रों का सहयोग लेकर, पूंजीवादियों का सहयोग लेकर हमारी आयुध निर्माणियों को कॉरपोरेशन में तब्दील कर रहे हैं। ये बहुत ही खराब, इसकी जितनी निंदा की जाए और हम रक्षा कर्मचारी किसी भी हद तक अपनी निर्माणियों को, अपनी मां को बचाने के लिए जाएंगे। 16 जून को कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस के सारे कारखानों को 7 कॉरपोरेशन में बांटने का फैसला किया है। तर्क दिया गया कि इससे इन कारखानों में सेना के विश्व स्तर के आधुनिक हथियार बन सकेंगे। इसके खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने 26 जुलाई को हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारी संगठन 8 जुलाई को हड़ताल का नोटिस दे पाते, उससे पहले सरकार ने 30 जून को अध्यादेश लाकर हड़ताल को ही गैर कानूनी घोषित करवा दिया। अब कर्मचारी संगठन अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं। देश के लिए हथियार बनाने वाले कामगारों को भी काला दिवस मनाना पड़े तो यह चिंता की बात है। अच्छा हो सरकार बातचीत कर मामला सुलझाए। यह हजारों लोगों के भविष्य का मामला है और देश की प्रतिरक्षा के कड़ी का एक अहम पहलू भी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर भारती प्रवीण पवार ने आज पदभार संभाला। कोरोना काल में ये जिम्मेदारी बड़ी है और चुनौतियां कई। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार का स्वागत।
राज्य मंत्री ने तो जमीन को झुककर प्रणाम किया और फिर बारी बारी से दोनों ने अपना पदभार संभाला। जिम्मेदारी नहीं है और कोरोना को लेकर मीडिया के कई सवाल, तो फिलहाल काम के दम पर अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। कोरोना की दूसरी लहर में भी फिलहाल हालात ऐसे नहीं कि सुकून की सांस ली जा सके, लिहाजा चुनौतियां कुछ कम नहीं। वैक्सीन की कमी को दूर करते हुए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के उपाय, राज्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए मामलों और मौत के आंकड़ों को कम करने को लेकर सख्त और जरूरी कदम, अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयुर्वेद और एलोपैथी से कोरोना के इलाज पर हाल के हुए टकराव को कम करने की कोशिश, मीडिया से संवाद ताकि पारदर्शिता बरकरार रहे और हर फ्रंट पर तीसरी लहर को लेकर पहले से ही ठोस तैयारी। इस 2 सालों में जो पिछले कई सालों से जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ का जो काम होना चाहिए था वो शायद कम था, अधूरा था, तो ये 2 सालों में वो पूरा ज़्यादा करने की कोशिश भी की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गए। और मुझे लगता है कि आज भी हम उसी महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने तैयारी की पोल खोली, पर सरकार ने अपनी इस चूक को कभी नहीं माना। अब मंत्रालय में नए चेहरे के बदलाव ने कोरोना काल में हुई गलती पर मुहर लगा दी। तो अब कोशिश पुराने समय से सबक लेते हुए समस्या से पहले हल निकालने की होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बढ़ती महंगाई पर विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में थाली बजी थी। आज महंगाई के खिलाफ किसानों ने हॉर्न बजाकर सरकार का विरोध किया। देश के कई हिस्सों में किसानों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बॉर्डर पर किसान गुरुवार को हॉर्न बजाते रहे। हॉर्न के साथ ही सड़क के किनारे सिलेंडर रखकर घंटों तक किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस भी लगी रही। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आम लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं। विपक्ष कमजोर हो गया है, लिहाजा किसान आंदोलन कर रहा है। हम अनाज बेचकर सिलेंडर खरीदते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। पैसा कोई सब्सिडी में मिल रहा, पैसा कोई फ्री में मिलता है। हम अनाज बेचते हैं अपना, हम अपनी फसलें बेचते हैं और उसके बाद में पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। जो महंगाई है उसकी मार तो सब पे है, हम आम आदमी भी हैं। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर भी काफी तादाद में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रैक्टर के हॉर्न बजाए और सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ के मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान किसान नेता जोगिंदर उग्रावा ने कहा कि किसान महंगाई पर सरकार को जगाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं। हम संकेत का रूप कुछ और दे रहे हैं, हम तो चौकन्ने कर रहे हैं लोगों को। भाई साहब हॉर्न इसलिए न बजाए कि सड़क छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, कि महंगाई को छोड़ दो। संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि भाई होश करो, लोग मर रहे हैं, लोगों का कुचुम्बर निकल रहा है, लोगों के घर के अंदर उनकी आमदन से उनका गुजारा नहीं हो रहा। आप खबरदार हो, नहीं खबरदार होंगे हॉर्न बजाकर उनको संकेत देते हैं कि आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। इसी के चलते किसान अब कृषि बिल के अलावा महंगाई जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करके इन राज्यों में बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से राहुल सिंह चौहान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आम इंसान इन बढ़ती कीमतों से बेहद परेशान है। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर इजाफा हुआ, लेकिन आज अलग चीज़ यह रही कि आज से नए पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने चार्ज दिया है।
ऐसे में क्या वो कदम लेंगे जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी लाई जा सके, ये तो देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन लोगों से बात करके समझते हैं कि किस तरह से इन रोज़ बढ़ते दामों से उनके बजट पर असर पड़ रहा है। सर, किस तरह देखते हैं आप ये जो रोज़ दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के? दिल्ली कल 100 पार कर गया, आज दोबारा इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले पेट्रोल का दाम 60 रुपये था। जब 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चौक चौराहा पर बैठ करके धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल का दाम हो गया है। ये तो जनता को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्रूड ऑयल की ये सब जनता को मूर्ख बनाने का लॉजिक है सरकार के द्वारा। आए दिन पैसे बढ़ रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं, आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? प्रॉब्लम ही है ना। तो कोई उम्मीद लग रही है आज नए पेट्रोलियम मिनिस्टर आए कि कम होंगे? कुछ कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो बजट पे काफी असर पड़ रहा है। बढ़ रहा है। कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, कहना चाहेंगे पेट्रोल के दाम कम कर दें? सरकार से इतना मिल गया बहुत है, बस क्या दिया और तो मतलब आप गिव अप कर चुके हैं एक तरह से? इससे ज़्यादा और कुछ मिलना नहीं, ना मिलेगा। कोविड मामलों में कमी आते ही लोगों ने राहत की सांस ली है और इससे पहले कि दोबारा हालात बिगड़े लोग घूमने निकल पड़े हैं। हिल स्टेशंस पर भीड़ इकट्ठा होने लगी है। होटल मालिक, पर्यटन से जुड़े लोग चैन की सांस ले रहे हैं कि मंदा पड़ा कारोबार फिर से चल पड़ा है। लेकिन टकराव रोजगार और जीवन सुरक्षा के बीच है। नियमों का पालन नहीं होने के कारण शिमला जैसी जगहों पर खतरा मंडरा रहा है। शिमला में पुलिस वालों और सैलानियों के बीच झड़पें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का ये हाल हो गया है। दुखद है क्योंकि पुलिस के जवान जिन कंडीशंस में काम करते हैं और खासकर कोविड चला है, और अगर कोई ऐसे मिसबिहेव करे और गाड़ी का लॉक देने के बाद भी ना रुके और उसके बाद फिर बदतमीजी करे तो दुखद है। बट पुलिस का रिस्पांस, इवन आप स्ट्रेस में हैं तो पुलिस का रिस्पांस उतना ही इक्वली शांतिपूर्वक होना चाहिए और उनको समझाना चाहिए था। पहाड़ों पर बिना मास्क पहने लोगों का दिखना और उचित दूरी की कमी आम बात हो चुकी है। फिर भी ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, इन कंपैरिजन टू इवन दिल्ली और नोएडा जो है, यहाँ पे प्रोटोकॉल ज़्यादा ऑब्जर्व लोग बाग कर रहे हैं और जो भी विजिटर्स हैं या यहाँ के जो लोकल हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं वो प्रॉपर मास्क में हैं और हर जगह प्रोटोकॉल का केयर किया जा रहा है। अबे मैं देख रहा हूँ नहीं, काफ़ी हद तक लोगों ने मास्क पहना हुआ है और जितने भी पुलिस वाले हैं या जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी को एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कि अपना मास्क पहने। तो कुछ जो टूरिस्ट हैं, पब्लिक है, वो भी अवेयर है, उसका काफ़ी केयर कर रहे हैं इस चीज़ का कि अपना सारे रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। रिवेंज टूरिज्म या प्रतिशोध पर्यटन, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भरमार को यही नाम दिया है। डर है कि कहीं इसी के बल पर कोविड की तीसरी लहर ना आ जाए। पिछले हफ्ते सोमवार से इतवार के बीच करीब 27,000 गाड़ियां शिमला में दाखिल हुईं। 5 साल के इस बच्चे की गुहार का भी किसी पर असर नहीं पड़ रहा था। अब ये हिमाचल पुलिस का शुभंकर या मैस्कॉट है। जुलाई के 8 दिनों में कोविड नियमों के तोड़ने पर 11 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना हो चुका है। राज्य में करीब 20,000 चालान जारी किए गए। रोजाना कोविड के मामलों की तादाद 167 से बढ़कर 172 हो गई है। अब राज्य सरकार को भी चिंता हो गई है। मेरा जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है कि आप हिमाचल आइए, हिमाचल में घूमिए, हिमाचल में आप रहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को जो है उसको फॉलो करो, उसका पालन करो। लेकिन होटलों के मालिक राहत महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जब से बॉर्डर खोले हैं 10-15 दिन से, तो अब उस वजह से बहुत अच्छा फ्लो है टूरिज्म का और वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट शिमला फुल है, हिमाचल भी मेरे हिसाब से फुल होगा। वीकडेज पे थोड़ी ऑक्यूपेंसी कम है। जिन लोगों की आमदनी बहुत कम है वो भी पर्यटकों के आने से खुश हैं। 20 जून के बाद थोड़ा काम खुला हुआ है, टूरिस्ट आ रहा है सर और हमारी रोजी रोटी चल रही है सर। इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों के आने से हिमाचल प्रदेश और शिमला के व्यापारियों की आमदनी में इजाफा तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि सैलानियों की भी है। शिमला से अपने सहयोगी वीडी शर्मा के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।